जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बार फिर से हमारे देश में हिंदुओं को लेकर और उन्हीं की बात को लेकर चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म हुआ है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगे हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक ऐसे शख्स का नाम लेना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को, जिनको कि मैं काफी मानता हूं। काफी लंबे समय से मैंने उनको फॉलो किया है, करीब 10 साल से मैं उनके जो कथन है, जो वाचन है वो सुन रहा हूं, क्योंकि अब वो हमारे बीच में नहीं है। राजीव दीक्षित जी। और मुझे उम्मीद है कि आप में से अधिकतर लोग जो मुझे सुन रहे हैं आज की तारीख में, वो इनके नाम से तो परिचित होंगे ही, भले ही उन्होंने इनके जो काम है उनके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन नाम कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना जरूर होगा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, ये जो समिति है, इसको लेकर राजीव दीक्षित जी ने एक बार अपने एक व्याख्यान में कहा था कि ये समिति जो है, ये समिति क्रिश्चियंस को लेकर, मुसलमानों को लेकर कभी कुछ नहीं बोलती। मदर टेरेसा कंधे पे हाथ रखकर गर्भाशय का कैंसर ठीक कर दिया करती थी। इस समिति ने उनको लेकर कुछ नहीं कहा, बल्कि उनको संत बना दिया। लेकिन यदि कोई हिंदू साधु बाबा इस प्रकार की कोई बात करता है तो ये लोग बोलते हैं कि भाई ये बिल्कुल अंधभक्ति है, अंधश्रद्धा है। ऐसा क्यों है भाई? हिंदुस्तान में रहकर यदि हिंदू अपने ही गुरुओं को नहीं मान पाएंगे, उन्हीं के खिलाफ भ्रामक खबरों को देखेंगे, तो फिर आप बताइए क्या होता है। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं यहां पर सभी को जस्टिफाई कर रहा हूं, क्योंकि हमारे बीच में फिर आशाराम बापू जैसे भी बैठे हुए हैं, है ना, संत राम रहीम जो थे उनके जैसे ही बैठे हुए हैं। देखिए, पाखंड होता है, मैं उस बात को मानता हूं, लेकिन लोगों की श्रद्धा भी अपनी जगह होती है। भाई, आप किसी चीज को ठोस रूप से प्रूव कर दें तो बात समझ में आती है, लेकिन यहां पर जिस तरीके से पूरा प्रपंच चल रहा है, उसको देखते हुए सीधे तौर पर यह बात लग रही है कि भाई आखिर क्यों एक हिंदू होने के नाते इनको टारगेट किया जा रहा है। चलिए छोड़िए, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो बागेश्वर धाम सरकार को लेकर आपके मन में जो इज्जत है उसको सिर्फ बढ़ाने का ही काम करेगा। हमें भी उन तथ्यों की तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार सामूहिक विवाह का आयोजन कराने वाले हैं। अब सामूहिक विवाह के बारे में यदि आप लोगों ने नहीं पता है तो मैं बताऊं, यहाँ पर कई सारे जो जरूरतमंद लोग होते हैं उन लोगों की शादी इकट्ठा सरकार करवाती है, अमूमन जो मैंने देखा है। अब इसमें दरअसल होता क्या है, कई लोगों ने इसको धंधा बना दिया है। क्यों? क्योंकि सरकार की तरफ से एक समय पर कई सारे प्रलोभन दिए जाते थे कि शादी करने पर इतने रुपए मिलेंगे, उतने रुपए मिलेंगे। कई लोगों ने इसको धंधा बना दिया था। ऐसे में फिर ऐसे कुछ मामले भी निकलकर सामने आए जिसमें कि लड़के का बैकग्राउंड या तो अच्छा नहीं निकलता था, धोखाधड़ी के भी कुछ मामले निकलकर सामने आने शुरू हुए। तो ऐसे में सामूहिक विवाह को लेकर मन में कहीं ना कहीं एक डाउट तो पैदा हो ही जाता है। लेकिन अब ऐसे में बागेश्वर धाम सरकार द्वारा जो ये मुहिम चलाई जा रही है एक सामूहिक विवाह की, उसको लेकर जो मापदंड अपनाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है, जो मैं आपको बताऊंगा पूरा, वो सुनकर वाकई में लगता है कि नहीं, यदि आप सनातन धर्म के होकर इस प्रकार से धर्म का प्रचार कर रहे हैं और इस प्रकार से समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो वाकई में उसकी सराहना होनी चाहिए। और देखिए, फिर मैं तो ये कहता हूं कि अपवाद तो हर एक इंसान में होता है। यदि वो 15 अच्छे काम कर रहा है तो वो 2 गलत काम भी करता है। लेकिन फिर बात वही है कि आप अच्छे कामों की तरफ भी तो देखो ना। अगर समाज का उससे भला हो रहा है तो उसमें बुराई क्या है? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों नागपुर की एक संस्था द्वारा चमत्कार करने की दी गई चुनौती को लेकर चर्चा में है। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित उनके बागेश्वर धाम में एक बड़े विवाह समारोह की तैयारियां समय चल रही हैं। यहाँ 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर सामूहिक विवाह समारोह में 121 गरीब कन्या 7 फेरे लेंगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी में होने वाले समारोह की खास बात यह है कि शादी के लिए योग्य दूल्हा दुल्हनों के चयन के लिए पहले सर्वे करवाया जा रहा है। घर घर जाकर उन परिवारों की स्थिति देखी जा रही है जिन्होंने शादी के लिए आवेदन दिए। बिल्कुल बीपीएल के सर्वे की तरह घर में टॉयलेट से लेकर दूल्हे के कैरेक्टर तक की जांच की जा रही है। विवाह पंडाल में शादी योग्य दूल्हा दुल्हन की एंट्री आसान नहीं है। इसके लिए दूल्हा दुल्हन और उसके परिवार को लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। अब जरा इस खास विवाह समारोह की तैयारियों के बारे में जान लेते हैं। बागेश्वर धाम में गरीब कन्याओं का ही विवाह करवाया जाएगा। इसके लिए बागेश्वर धाम कार्यालय में आवेदन जमा करवाना होगा। इस साल होने वाले विवाह समारोह के लिए जो आवेदन आए हैं उनकी जांच के बाद धाम के कार्यकर्ता घर घर जाकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान ये देखा जा रहा है कि आवेदक अभिभावक की घर की हालत कैसी है, आमदनी का साधन क्या है, घर में रोजमर्रा और अन्य सुविधाओं से जुड़ी वस्तुएं हैं या नहीं। विवाह करने वाले वर वधू के बारे में जन्म तारीख के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र की बारीकी से जांच की जा रही है। वर पक्ष के बारे में वधु पक्ष से भी जानकारी जुटाई जा रही है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की प्रक्रिया के अनुसार संपन्न घरों के वर वधू अपात्र माने जाते हैं। जो भी परिवार अपनी बेटी का विवाह कर पाने में सक्षम है तो उनके आवेदन निरस्त माने जाएंगे। बेटी की उम्र 18 साल से अधिक हो, परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, कच्चा मकान हो, कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, पिता या परिवार गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, किसी प्रकार की अपंगता हो, काम कर पाने में असमर्थता हो, कन्या के माता या पिता का निधन हो चुका हो, या फिर अब कोई इस दुनिया में दोनों ही ना हो,
ऐसी कंडीशन में आवेदन मान्य होगा। मतलब सीधे तौर पर जो व्यक्ति समाज से उपेक्षित हो चुके हैं उन लोगों को यहां पर तरजीह दी जा रही है। वर्ग की आयु की बात करें तो कम से कम 21 साल होना जरूरी है, वो भी प्रमाणित दस्तावेजों के साथ। किसी तरह का कोई नशा नहीं करता हो, कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज ना हो, घर में शौचालय होना आवश्यक है। इसके बारे में बागेश्वर धाम के कार्यकर्ता तस्दीक करते हैं। जो आवेदन आ चुके हैं उनके दस्तावेजों के सत्यापन का काम इस समय चल रहा है। दस्तावेजों में ये चेक किया जा रहा है कि लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं। उस प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र या फिर ग्राम पंचायत द्वारा उप रजिस्ट्रार अथवा नगर पालिका रजिस्ट्रार या फिर अस्पताल से जारी जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज की मार्कशीट भी मान्य है। आधार कार्ड से आयु प्रमाणित नहीं की जा रही है। जल्द ही बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के निर्देशन में एक कमेटी गठित होगी जो चयन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आवेदकों का चयन करेगी। जिनका चयन हुआ है उनके पास 30 जनवरी के पहले सूचना पहुंच जाएगी। उन आवेदकों को भी सूचित किया जाएगा जिनका चयन नहीं हुआ है, ताकि वे लोग निर्धारित तिथि पर कन्या का विवाह कराने की तैयारी कर सकें। अब देखिए, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, प्रपत्र में और जो जानकारी भरी जा रही है उसके बारे में जान लीजिए। मकान कच्चा या पक्का है, कुल कितने कमरे हैं, 2 पहिए 4 पहिए, पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी, डबल बेड, सिंगल बेड, सोफा सेट, बिजली कनेक्शन, शौचालय, गैस सिलेंडर है या नहीं। इस दौरान आवेदक कन्या से बयान दर्ज किए जाते हैं कि वो होने वाले वर के आचरण से परिचित है या नहीं। दूल्हे के आचरण की कोई शिकायत तो नहीं है। वर पक्ष के घर में शौचालय है या नहीं। सर्वे करने वालों ने कहा कि दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान कुछ ऐसे परिवार मिले जिनके पास रोजगार के संसाधनों का बेहद अभाव था, रहने के लिए भी जगह ठीक नहीं थी। किसी गरीब कन्या के पिता छोड़कर चले गए तो किसी घर को बीमारी ने जकड़ रखा है। इसी कारण से बेटी के हाथ पीले नहीं हो पा रहे। सर्वे कार्य में लगे सुंदर रायकवार ने बताया कि 121 कन्याओं का विवाह हो रहा है। एक कन्या को उपहार में 1 लाख रुपए के करीब तक सामान दिया जाएगा। ऐसे में समारोह में 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ये पूरा खर्च बागेश्वर धाम का शिष्य मंडल उठाने वाला है। पिछली बार 108 कन्याओं का विवाह हुआ था। शिष्य मंडल के सदस्य ही कन्यादान का खर्च भी उठा रहे हैं। ये कन्याएं जीवन में खुश हैं। इसे पुख्ता करने के लिए बीच बीच में गुरुदेव ऐसी कन्याओं के परिवार या उनसे बातचीत करते रहते हैं। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम के बागेश्वर धाम जन कल्याण समिति सदस्य और छतरपुर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र अवस्थी ने बताया कि देश भर के सभी सदस्य मंडल के सहयोग से विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। दुल्हन को दी जाने वाली उपहार सामग्री का खर्च 121 लोग उठाएंगे जो धाम के शिष्य मंडल में शामिल हैं। वे सभी कम से कम 1,11,000 रुपए की राशि समिति को दान करते हैं और इसी दान राशि से दहेज सामग्री खरीदी जाती है। इस बार भी काफी समय पहले 121 सदस्यों ने दान राशि भेंट कर दी। बागेश्वर धाम शिष्य मंडल छतरपुर के सदस्य सुंदर रायकवार ने बताया कि इस बार अब तक 550 से अधिक आवेदन हमारे पास आए हैं। ऐसे में आवेदकों के घर का सर्वे कराना आवश्यक है। सर्वे का मुख्य उद्देश्य कन्या की उम्र देखना। कन्या की उम्र 18 और वर की 21 होनी ही चाहिए। तो ऐसे में जो ये पूरा मामला इस समय जो चल रहा है वो देखकर वाकई में काफी ज्यादा चीजें इस समय लग रही हैं कि क्या हो रहा है। अभी एक और वीडियो उनका वायरल हो रहा है जिसमें कि एक एबीपी न्यूज के पत्रकार से वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक पूरा पाखंड को बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर ये चीज गलत चल रही है, और फिर एक बार आप देखेंगे कि सनातनता को लेकर जो लोगों के अंदर एक बार फिर से जागरूकता आई। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ ठीक है वो चमत्कार नहीं कर रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यदि उनके बाकी कामों के ऊपर भी उंगली उठाएंगे तो कहीं ना कहीं समस्या वाली बात है। अब जैसे अभी ये जो हमने सामूहिक विवाह के बारे में बात करा, ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है। लड़कियों का बैकग्राउंड देखा जा रहा है कि भैया वो वाकई में उस चीज़ को डिजर्व करती हो, समाज से उपेक्षित हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी हो, जो लड़की को साथ में दिए जाने वाला सामान है वो भी उसको सुनिश्चित तौर पर दिया जा रहा है कि भैया घर में उसके बढ़िया सुख शांति रहे, मतलब हर चीज़ का वहाँ पर इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन फिर बात वही है, कोई एक समिति उठकर आ जाती है और बोलती है भैया आप तो अंधविश्वास फैला रहे हो। तो जो अच्छे काम हो रहे हैं उनकी तरफ भी तो एक नज़र दौड़ानी चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पर ऐसा होता नहीं। और यदि आप लोगों ने वाकई में बता रहा हूँ राजीव दीक्षित जी के बारे में नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, तो आपको उनके बारे में जानने की वाकई में ज़रूरत है। मतलब राष्ट्र निर्माण में उनके जैसा व्यक्ति यदि होगा तो वाकई में काफ़ी अच्छे तरीके से युवाओं को एक मार्गदर्शन मिल पाएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।